बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान के कुछ सियासी और अदालती मंजरनामे में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई आज, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम में, जहाँ पे हमारी मुल्की सियासत के रुख का तयन भी ऑफ कोर्स इन तमाम तर मैटर्स के बाद होता है। तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद अहम केसेस हैं जो ज़ेर समाअत हैं, जिनमें सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त शामिल है। अब इस केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं, जहाँ पे अदालत मुख्तलिफ फरीकैन से जवाब तलब कर चुकी है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ तो ये इख्तियार किया गया कि जेल में मौजूद होते हुए सोशल मीडिया सरगर्मियों पर कानूनी सवालात उठते हैं। दूसरी तरफ जो दिफाई टीम है वो तो ये कहती है कि ये एक ज़ाती अकाउंट है और इस हवाले से मुकम्मल कानूनी मौक़िफ़ जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। अब उसके साथ साथ दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ पे अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को मौसर करार ना देते हुए जो मरकज़ी अपील है उसको बराह रास्त सुनने का फैसला किया। और ये जो समाअत मुकर्रर हुई है वो 7 मई को हुई है और वो 2 रुकनी बेंच जो पहले से इसकी समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर करेंगे। और जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि ये फैसला केस के हतमी अंजाम की तरफ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो ममनुआ फंडिंग केस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तफ्तीशी इदारों ने चालान जमा करवा दिया और उसकी जांच पड़ताल भी जारी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस जो है वो बुशरा बीबी की सेहत और जेल में सहूलियात से मुतालिक है, जिस पर उनकी बेटी की तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो उनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अदालत ने जेल हुकाम को हिदायत ये दी है कि वो ज़ाती मौलिद तक रसाई और फैमिली मुलाकातों के हवाले से वाज़ेह फैसला किया जाए, जिसपे कुछ पेशरफ्त हुई भी है। एनी हाउ ये तमाम तर इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पर बात करने लगे हम प्रोग्राम में। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें इसमें बात करने के रियासत अली आज़ाद साहब, साथ ही ज्वाइन करें खालिद यूसुफ चौधरी साहब और एडवोकेट नईम गुजर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, हाई कोर्ट ने जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त निमटा के बराह रास्त जो मरकज़ी अपीलें हैं उस पर 7 मई की तारीख अब दे दी है। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया है आज और जो 7 मई को अब होने जा रही है इस पर समाअत, इसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखिए जी, इमरान खान साहब की भी ये हदायत थी और गुज़िश्ता साल जनवरी में हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर केस की अपील फ़ाइल की थी। उसके साथ हमने सज़ा मुअत्तली या दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की थी और गुज़िश्ता 1 साल से उनके ऊपर समाअत नहीं की जा रही थी। 18 मरतबा दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत मुलतवी की गई और इस वक्त हमारी जो दरख्वास्त ज़मानत थी इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान खान साहिबा की, वो इस वक्त मैच्योर हो चुकी थी कि वो कम मेरिट पे बेल हमारा हक बन रहा था। लेकिन और हमारा फोकस भी यही था कि सबसे पहले दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला किया जाए, जैसे बाकी मुकदमात के अंदर एज़ यूजुअल एज़ रूटीन में किया जाता है, एज़ पर जुडिशल पॉलिसी किया जाता है। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब हूँ या उनकी अहलिया बुशरा इमरान खान साहिबा हूँ, तो उनके मुकदमात को एक ख़ास पैराए के अंदर ही देखा गया है और एक ख़ास पैराए के अंदर ही उनको डिसाइड किया गया है। हालांकि इससे पहले 2 हमारे मुकदमात हैं। 5 अगस्त 2023 को जो एक तोशा खाना की इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट के अंदर जो अपील सज़ा सुनाई गई, उसमें हमारी दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला किया गया और अपील अभी तक वो डिसाइड नहीं की गई। उसके बाद फिर जो दूसरा तोशा खाना जो केस था, जज बशीर साहब थे एहतसाब अदालत के, उन्होंने जो सज़ा सुनाई उसमें भी दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला किया गया। मरकज़ी अपील का फ़ैसला उस पर भी अभी तक नहीं किया गया और हमारा इसमें भी मौक़िफ़ यही था कि आप दरख्वास्त ज़मानत का पहले फ़ैसला कर लें, क्योंकि बुशरा इमरान खान साहिबा की भी मेडिकल कंडीशन भी इस वक्त सबके सामने और मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है कि उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सर्जरी की जा रही है। इसी तरह इमरान खान साहब की भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जा रही है। कम अज़ कम बेल इस वक्त उनका हक बनता है एज़ पर लॉ, एज़ पर जो फैसला जाते हैं आला अदालतों के। लेकिन चूँकि ये अब मेरिट पे बेल हमारा हक बन रहा था तो ये अपील की तरफ चले गए और हम ये चाहते हैं कि पहले दरख्वास्त ज़मानत का या सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त का पहले फ़ैसला किया जाए, ना कि अपील। अब अपील को डिसाइड होने में बड़ा टाइम लगना है, फिर उसके बाद अगर अपील में जो भी फैसला आता है, अगर हमारे ख़िलाफ़ फैसला आता है तो फिर हमें दूसरे अपीलेट फोरम पे जाने में भी बड़ा टाइम लगना है। तो जो दरख्वास्त ज़मानत है वो तो बीच में कहीं दूर तक उसकी फिर समाअत का इम्कान नहीं रहेगा और ये हक भी बनता है किसी अपीलांट का कि अगर जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है पहले उसको डिसाइड किया
जाए, उसके बाद अपील का फैसला किया जाए। और ये मेरे ख्याल मैं इसको मबनी बर हक और मबनी बर इंसाफ नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। रियासत साहब, आपने इस फैसले को किस तरह से देखा जो हाई कोर्ट की जानिब से सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें उनको निपटाया गया है, जबकि मरकज़ी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, 7 मई की डेट जो है वो मिली है। उस पर खालिद साहब ने तो बता दिया कि वो उसको एक पोलिटिकल साइड की तरफ लेके जाया गया है अदालत की तरफ से। आपकी क्या राय है इस पर? चूँकि ये नमरा देखें, ये केस बुनियादी तौर पर जहाँ से बना और जिस तरीके से इसको लेके चला जा रहा है, यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से एक कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। देखें, जैसे तोशाखाना 1 बनाया, तोशाखाना 2 बनाया, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुगरा बीबी जजमेंट है, बड़ी रिनाउंड, जिस पे पहले वो था मीर मुर्तज़ा भुट्टो केस, फिर गनवा भुट्टो केस आ गया, और फिर तमाम केसेस को डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसका नाम मैंने लिया सुगरा बीबी केस। उसकी रोशनी में कि एक वकूआ अगर कोई होता है तो उस यानी एक ही FIR होगी, उसकी मुख्तलिफ मसलन चेक्स हैं 5 हैं तो 5 चेक्स की एक ही FIR होगी, उसमें हर चेक के डिसऑनर होने के लिए वेट नहीं किया जाएगा। और इस पे भी CRPC का सेक्शन 238 है जिसके अंदर ये होल्ड किया गया कि अगर 1 साल के अंदर जितने भी वकूवे हुए हों तो उनकी FIR भी और उनका बल्कि चार्ज भी एक ही होता है। इस केस में हुआ ऐसे है कि कर एक स्कीम के तहत ये सारे केसेस चल रहे हैं। एक केस फ़ारग होता है तो जब पता चलता है कि अब इसके फ़ारग होने से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी तो उसके फ़ैसले से पहले एक दूसरे केस में उसको सज़ा दे दी जाती है या एक दूसरा केस बना के उसकी उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो ये वो केस जो नॉर्मल और आम सर्कमस्टांसेस में केसेस होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इमरान खान के केसेस को सरकार जो है वो डील कर लिया और जिससे मेला फाइडी अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड आपको नज़र आती है। अच्छा। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखें, जो 426 की पिटिशन होती है नॉर्मली कोर्ट्स उसको डिसाइड करती है, आइदर वे उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको रिजेक्ट कर दे। इस केस के अंदर जैसे 18 समातें हुई और उस पिटिशन को जो 426 की है उसको नहीं डिसाइड किया गया। अच्छा। हालांकि नॉर्मली कोर्ट उसको डिसाइड कर देती हैं कि देखें कल को अपील का फैसला होता है और अपील में मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि 426 में कि कोई बेगुनाह शख्स जेल में ना रहे। अच्छा। चूंकि अपील के फैसले पे डिसाइड होना है और अगर वो ऐसा हो जाता है कि उसमें मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं तो जितना टाइम उन्होंने जेल में गुजारा है उसको कौन कंपनसेट करेगा? जज कर सकता है, उसको सरकार कर सकती है, उसको कोई और शख्स कंपनसेट कर सकता है? नहीं कर सकता। 426 का रखने का मकसद ये है कि जी जब तक अपील का फैसला नहीं होता सरेदा से इसको आप बेल पे रिलीज कर दें। अच्छा। अब उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड पे इनको नॉकआउट किया है, आपने 18 समातों पे उसको नहीं डिसाइड किया, अब आपने उस स्टेज पे आके अपील लगा दी और आपने कह दिया इन्फ्रेक्शंस होगी। भाई आप इधर पे उसका फैसला करो, आप या उसको एक्सेप्ट करो या उसको रिजेक्ट करो। इसके पीछे भी एक बुनियादी बदनीति ये है कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है नैब लॉ के अंदर और उन्होंने कहा है कि जो नैब का केस होगा उसकी अपील जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगी। अच्छा। जो 26वीं और 27वीं तरमीम की क्रिएशन है, ये तो एक स्कीम के तहत सब कुछ हो रहा है और मैं समझता हूं कि ये विद मेला फाइडी जो जजेस साहबान ने किया है ये मेरिट पे नहीं किया, ये एक मेला फाइडी पे ये एक फैसला जो है मैं समझता हूं कि ये इलीगल है और मैं समझता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, अपील वहां पे प्रोवाइडेड है, लेकिन आप इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पे सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर सकती है कि भी ये इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑर्डर है, ये स्पीकिंग ऑर्डर नहीं, लिहाजा इसको सेटिस्फाइड किया। ठीक है। अच्छा नईम साहब, आपने आर्ग्यूमेंट सुना खालिद साहब का भी, रियासत साहब का भी, उनका ये कहना है कि जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको भी निपटाया गया क्योंकि उसमें बेल जो है वो इमरान खान की लाजिम हो जाती और जो अब मरकजी अपील है उसने चले जाना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उस वजह से इमरान खान की जो एक तरह से बेल होनी थी वो ना हो सके और ये बदनीयती पे ये फैसला जो है वो किया गया। सर इस पे आपका क्या कमेंट है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी खैरियत से आप? ठीक हैं जी? बिल्कुल जी। मैंने दोनों वकला हज़रात की गुफ्तगू को सुना। देखें, आर्टिकल 10A फ्री ट्रायल की और की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि हर बंदे का राइट हुआ करता है कि कानून और आइन के मुताबिक उसको डील किया जाए। यकीनन जहाँ तक 426 की एप्लीकेशन की बात है, 426 की जो आपकी जो सेंटेंस की बात है, मैं समझता हूँ कि उसको आइदर वे डिसाइड किया जाना चाहिए था।
डेफिनेटली क्योंकि देखिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूंगा। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मैं अगर भुट्टो साहब के केस से बात शुरू करूं और यहाँ पर आप इमरान खान साहब तक आ जाऊं, मैं नाम ले लेता हूं, तो मैं समझता हूं कि हमेशा पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर केस बनाए जाते रहे। भुट्टो साहब के केस को आज हम मुगला यही कहते हैं कि अदालती कत्ल है, इसको जुडिशियल मर्डर के नाम से हम याद करते हैं। जी। और कई दहाइयां गुजरने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वाकई जो भुट्टो साहब का केस था वो एक अदालती कत्ल था। उसके बाद आप देख लें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, अदालतों ने क्या सलूक किया, बाद में कैसे रिलीफ दिए गए। फिर आप बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ देखें क्या हुआ, आसिफ जरदारी साहब के साथ देखें क्या हुआ। और यही मैं समझता हूँ यही इमरान खान के साथ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक मैं राशिद साहब की बात को टोटली इंडोर्स करते हुए इसको मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि इसको आइदर वे डिसाइड कर देना चाहिए था। देखिए इससे कोर्ट को चाहिए कि वो बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट अकॉर्डिंग टू लॉ और विद कॉन्शियस उसका वो फैसला करे। जो कि 426 की जो एप्लीकेशन होती है उसके ग्राउंड में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बेल हुआ करती है। बेल इज द राइट ऑफ द एक्यूज, दैट्स व्हाई द एक्यूज इज ऑलवेज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। छोड़ दें कि उसके खिलाफ इल्जाम क्या था। माजी में आप देख लें कि बड़े बड़े इल्जाम थे, लेकिन जब ट्रायल हुए पता लगा, कंक्लूड हुआ थी जी ये तो बेकसूर थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को दुरुस्त करने की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने की जरूरत है और पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जितने भी केस बनाए जाएं किसी भी लीडर के खिलाफ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर शहरी को, चाहे वो कोई पॉलिटिकल फिगर है या एक आम रेडी वाला वो शख्स है, उसी पर वही कानून लागू होता है। और मैं समझता हूं कि इन पिटीशंस को अकॉर्डिंग टू लॉ आइदर वे डिसाइड होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, सलमान अकरम राजा ने भी इवन ये शिकायत की कि जेल हुकाम अदालती अहकामात के बावजूद पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत नहीं करवा रहे। अब इस पे आपकी क्या राय है कि जो इंतजामिया है वो अदलिया के अहकामात को जो है वो पीछे छोड़ते हुए उसको बाईपास कर रही है, और ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है या नहीं है आपकी राय में, प्लीज़ वो मुझे बताइएगा, और इसका हल क्या होगा फिर? देखें, कोई भी शहरी हो, इवन अगर कैदी हो, तो फिर ये ज़्यादा ही संजीदा मामला इख्तियार कर जाता है कि उसको अदालत तक रसाई का पूरा और भरपूर मौका मिलना चाहिए। यही आईन पाकिस्तान का भी तकाजा है, यही जो कवानीन हैं उनका भी यही अहकामात हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर चूँकि आइन और कानून को पसे पुश्त हमेशा डाला जाता है, तो यहाँ भी यही हुआ कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करना थी। उसके लिए अभी तक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो जेल हुकाम की जानिब से दस्तखत करके नहीं दिया गया। मैंने खुद पर्सनली 5 बार अडयाला जेल के जो हुकाम हैं उनको अप्रोच किया, लेकिन इस हवाले से उन्होंने किसी भी किस्म के तावन करने से इनकार किया है। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम जब से की गई है उसके बाद हमारी अदलिया जो है उसका जो एक अख्तियार था, जो एक वक़ार था, वो बुरी तरह ख़त्म होकर रह गया है। अब इस वक्त हमारी अदलिया के बारे में भी आवाम के अंदर ये तासुर बड़े बुरे तरीके से पनप चुका है कि हमारी अदलिया जो है वो एक स्टेट ऑर्गन के तौर पे नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के तौर पे ऑपरेट कर रही है। जिस तरह जब मुकदमात उनके सामने जाते हैं उनकी समाअत मुकर्रर नहीं की जाती, या जिस तरह उनके ऊपर फैसले आते हैं तो अदालत के वक़ार के ऊपर बड़े संगीन सवालात 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद उठ रहे हैं। इससे पहले अदलिया से जब भी हमने अदलिया कोई तक रसाई हासिल की, अदलिया के सामने अपने मुकदमात रखे, अपने हमने दादरसी तलब की, तो कम अज़ कम सांस लेने की कुछ न कुछ मोहलत दे दी जाती थी। लेकिन अब तो जैसे 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम आई है, अब तो हालत ये हो चुकी है कि जो इमरान खान साहब के या उनकी अहलिया के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए सिरे से ही मुकर्रर नहीं किए जा रहे। अच्छा। अलकादिर केस उसकी एक बड़ी मिसाल है, और उसके बाद तोशा खाना 2 केस जिसके अंदर अभी 4 महीने से उसके अंदर सज़ा हुई है, वो उसकी समाअत मुकर्रर नहीं की जा रही है। तो ये एक ऐसा सिलसिला अदलिया का शुरू हुआ है कि अदलिया अपना वक़ार मुकम्मल तौर पे इंतज़ामिया के सामने खो चुकी। इससे पहले ऐसा अच्छा। हुआ है
कि मैं आपके सामने रखना चाहूँ, मैजिस्ट्रेट जो कि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जज होता है, उसके हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप हुआ है, उसके हुक्म पे मुलाकातें करवाई गई हैं। फिर जो स्पेशल जजेस होते हैं, जो सेशन जज के बराबर का ओहदा होता है, उनके अहकामात पे इमरान खान साहब का मेडिकल होता रहा है, उनकी मुलाकातें करवाई जाती रही हैं, उनको जेल के अंदर अखबार या वर्जिश का सामान ये चीज़ें फराहम की जाती रही हैं। लेकिन अब हमारी 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हालत ये है कि हाई कोर्ट का, एक आइनी अदालत का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो फेडरल के अंदर जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है आइन के तहत कायम, उसका 3 रुकनी बेंच बैठ के फैसला कर रहा है, लेकिन इंतज़ामिया उसको मानने से इनकारी है। ये बुनियादी तौर पर 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बुरे असरात हैं कि हमारी मुकम्मल तौर पर इख्तियार कर दी गई है। यानी कि जो सबसे बड़ा इस वक्त एतराज़ है वो 26वीं 27वीं आइनी तरमीम है, और उससे हम लोग अभी तक बात कर भी रहे हैं। अच्छा रियासत साहब, जो अब अगर मैं अपील के मरहले की बात करूँ तो सर, जो अपील का मरहला होता है उसमें क्या जो सिर्फ कानूनी तकनीकी नुकात होते हैं या जो गलतियां हो गई उसको देखा जाता है, या फिर पूरे का पूरा जो केस होता है उसके तमाम तर शवाहिद का दोबारा से जायजा लिया जाता है? हाउ इज इट डन? जो अपील होती है उसमें पूरा केस रीओपन होता है, उसमें एविडेंस भी देखी जाती है, उसके अंदर सारा जितने भी चूँकि देखिए कोई मेडिकल एविडेंस है, कोई साइंटिफिक एविडेंस है, कोई ओरल एविडेंस है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना कोर्ट उसको पेरूज़ करती है और उसके बाद उसको डिसाइड करती है। मुझे नहीं पता कि ये जो केस है इसके डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, चौधरी साहब को शायद ये याद हो इस केस के जो इमरान खान को किस तारीख को सज़ा हुई है, इसको कितना टाइम हो गया? 20 दिसंबर 2000, इसको 1.25 साल से ऊपर हो गया, 20 जनवरी 2000। तो इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्राउंड और भी मेरे पीटीआई के लॉयर्स जो दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें शायद इसका नहीं पता था। जो 426 है सीआरपीसी उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि जो 3 साल से ज़्यादा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम है तो उसका 1 साल के अंदर आपने अपील का फैसला करना होता है, और जो डेथ सेंटेंस अगर किसी केस में हो तो उसमें 2 साल के अंदर फैसला करना होता है। तो अगर ये 1.25 साल हो गया है तो इस पर एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड होता है, वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी को अवेलेबल था। शायद कोर्ट ने या इन्होंने उसको एजिटेट नहीं किया, वट एवर, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दी जाती है, एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। यानी अगर वो अपील 1 साल के अंदर जो इमरान खान और बुशरा बीबी को उसमें कन्विक्शन हुई है और सज़ा हुई है, उसमें 1 साल से अगर अबव हो गया और अपील का फैसला नहीं हुआ तो उस पर भी इन्हें मैटर ऑफ राइट के तौर पर एज ए हक उसको बेल देनी चाहिए थे। जहाँ तक अपील का ताल्लुक है, हमने एजिटेट पूरा किया है, हमने कोई 5 बार तो सिर्फ अर्ली हियरिंग की पिटीशंस डाली हैं, ये हमने प्रॉपर इसको एजिटेट किया कि इसको डिसाइड करें, लेकिन वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड की मेरा है कि आपने तो वैसे सस्पेंशन के ग्राउंड्स पे बात की, लेकिन ये इन एडिशन टू दैट ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। यानी उसमें अगर मुल्जमान की तरफ से कोई डिले हो उनके पार्ट पे तो फिर तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड को उसको फायदा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर सारी की सारी डिले ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है तो फिर उसका बेनिफिट मुल्जमान को जाता है, और एज ए मैटर ऑफ राइट उसको मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, आपने उनको इसका बेनिफिट देना। अब चूंकि अपील ने 1 लाख रुपया प्रोसिक्यूशन को जुर्माना भी किया कि वो ताखीरी है, मैं वो ठीक है, मुझे नहीं पता, चूंकि आप पेश होते रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड था आपने उसको भी कंसीडर नहीं किया, आपने वो ग्राउंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सीआरपीसी के अंदर प्रोवाइडेड आपने वो भी नहीं किए। ये अदलिया की बात कर रहा हूं, आपने आर्टिकल 10A भी उसको नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये सारा कुछ जो कुछ किया है इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A है। जैसे मेरे सदर साहब नईम साहब फरमा रहे हैं कि जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है उसके केस में देखिए 40 साल बाद आपने फैसला दिया कि उनको 10A अवेलेबल नहीं था। आज आपने कितना बड़ा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जैसा लीडर आपने अदलिया के हाथों उसको जुडिशल मर्डर इसीलिए कहते हैं कि वहां पे ज़िया साहब को जब यूरोपियन कंट्रीज और बाहर के मुमालिक के लोगों का प्रेशर आया तो इन्होंने कहा जी अदलिया इज वर्किंग इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, और जब उसका फैसला आ गया बाद में उन्हीं जजेस ने कहा कि नहीं हमारे ऊपर प्रेशर था हमने ये फैसला दिया। और इस केस में भी यही होगा कि अदलिया कहेगी कि हमारे ऊपर उस वक्त प्रेशर था, हम तो यही जंग लड़ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया होनी चाहिए। जब तक आजाद अदलिया नहीं लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ठीक है। अच्छा नईम साहब, आपने सुनी गुफ्तगू, इसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त एतराज भी आ रहा है वो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम भी है, और इसमें अगर आप अपना कमेंट ऐड करना चाहें, नहीं तो मैं सवाल की तरफ बढ़ती हूँ।
मैं समझता हूँ देखें कि जो भी हुकूमतें आती हैं वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कानून साजी करती हैं और यकीनन इस अमेंडमेंट्स के अंदर कई ऐसी शिकें हैं जो काबिल एतराज़ भी हैं और वकला को उस पर अपना काफ़ी है कि वकला उस पर एतराज़ात भी उठाए और हम समझते हैं कि जो खिलाफ ना सिर्फ खिलाफ कानून बल्कि खिलाफ आइन भी है। ये एक लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन ये जो जिस तरफ मेरे साबिक सदर रियासत अली आज़ाद साहब ने बात की कि 426 के अंदर जो डिफरेंट 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं कि अगर 1 साल से अंदर है, सज़ा है, इतने साल है तो उसको कितने अरसे के अंदर डिसाइड होना चाहिए। डेफिनिटली एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड है। स्टैट्यूटरी ग्राउंड को तो अकॉर्डिंग्स टू लॉ 426 के सेक्शन के अंदर वो लिख दी गई हैं, वो तमाम वजूहात। 426 की एप्लीकेशन जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, वो रखी इसीलिए गई है। ठीक है? और ये भी बात है कि जो अपील है वो कंटिन्यूएशन हुआ करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको उसी गहराई के अंदर देखा जाना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि देखिए ना जिस अगर हम जनरल ज़िया के दौर की बात करते हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर की बात करते हैं, तो मैं वहाँ पर जस्टिस साकिब निसार के दौर की भी बात करूँगा। देखिए ना उस वक़्त के चीफ जस्टिस में क्या करता है, वो सिर्फ़ सियासी फैसले किया करता था। उनका काम डैम बनाना तो नहीं था, उनका काम जनाब पे कच्ची वादियों के विज़िट करना तो नहीं था, उनका काम हॉस्पिटल्स का विज़िट करना तो नहीं था, उनका काम सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में दाखिल करना तो नहीं था। देख लें ऐसे चीफ जस्टिस भी इस मुल्क के अंदर है। माज़रत के साथ ऐसे चीफ जस्टिस भी इस मुल्क के अंदर है, जहाँ भी कोई पॉलिटिकल शख्सियत पेश होती रही, कईयों के तो फ़ोन आपस में जाया करते थे कि जनाब सुबह आपने ये फैसला देना है, वो भी आपको मीडिया दिखाता रहा और हमें ये भी चीफ जस्टिस देखने को मिले जो गुड टू सी यू कहा करते थे। लेकिन अच्छा। देखिए हम किसी सियासी जमात की तरफ मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं ये बात करूँ कि अदलिया कब होश के लेकिन नाखुन इसमें लेगी? सवाल ये अदलिया नईम अपना साहब किरदार अदा नईम करेगी। साहब इस पे मेरे साथ सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि सलमान अकरम राजा जैसे सीनियर वकील को भी अपने वकील से मिलने के लिए बार बार अदालत से रुजू करना पड़ता है, रुजू करना पड़ रहा है और वो इसकी बात कर भी रहे अदालत में। बतौर सदर बार जो है वो आपने वकला और उनके जो पेशा वराना फ़राइज़ हैं सर उसकी अदायगी भी बहुत एक लाजिम और मलजूम चीज़ है, तो उसमें मदद के लिए फिर क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, सब तो पहली बात ये है कि सलमान अकरम राजा ने ना मेरे से राब्ता किया, ना बाहर से राब्ता किया। सलमान अकरम राजा कोई बात ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, सीनियर लॉयर हैं। लेकिन ना बाहर की तरफ वो आए, ना बाहर की तरफ उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, ना उन्होंने हमारी तरफ ऐसी मालूम लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि बाहर का झुकाव कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कभी किसी भी पॉलिटिकल फिगर के लिए और मैं हमेशा इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। बाहर का ओहदा वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स हुआ करता है। बाहर के जो देदार हो उनका काम है वकला की फलाह बहबूद करना। देखें आप अच्छा। जिस पिटिशनर की बात कर रहे हैं, ही इज नॉट अ लायर, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ इस्लामाबाद बार। डेफिनेटली इज वन ऑफ द फिगर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इसका एक माजी है और मैं हम इसको एडमायर भी करते हैं। डेफिनेटली हम यही तो डिस्कशन चल रही है आज कि कोई ठीक। भी शख्स हो, चाहे वो पिटिशनर हो, चाहे वो माजी के पॉलिटिकल फिगर्स हों या मुस्तकबिल के हों। देखिए अब ये अफसोस की बात है कि ये जैसे बाजी का हिस्सा मैंने कहा ना कि भुट्टो केस को आज हम जुडिशियल मर्डर कह जाते हैं, जब तारीख लिखी जाएगी तो हमारी आने वाली नस्लें ये देखेंगी कि जब ये हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा कि हमारे इस मुल्क के सियासी काबरीन के साथ क्या होता रहा माजी के अंदर। ठीक है। हिस्ट्री अगर लिखेगी तो ये उसके अंदर बड़े वाशगाफ अल्फाज में लिखा जाएगा कि किन किन केसेस में किस किस सियासी रहनुमा के साथ क्या होता रहा। तो क्या सिर्फ वकला ही हम इस माशरे का हिस्सा है जो हमेशा जमहूरियत के लिए लंबरदार रहे हैं? वकला ही हमेशा जमहूरियत के साथ स्टैंड किया है। हमने हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। बल्कि मैं और आसिफ साहब हमेशा कैबिनेट का इकट्ठे एक दफा कैबिनेट का हिस्सा थे और हम रोडों के ऊपर रहे। हमने एहतजाज किया, हमने अपनी बातें मनवाई, लेकिन हमने जिस अदलिया को आजाद करवाया था उस अदलिया को इसलिए आजाद नहीं करा, वो किसी शख्स की जंग नहीं लड़ी थी हमने। उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब की जंग नहीं लड़ी थी। उस वक्त भी ये कहते थे कि हम आजाद अदलिया की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखे ना कि जब यही अदलिया, जब ये जजेस अपनी कोर्ट रूम में बैठते हैं तो फिर आजाद अदलिया की बात नहीं करते, ये फिर वही ठीक है। उन फैसलों की बात करते हैं या जो उनको डिक्टेट किया जाता है या उनको कहीं से लिखे में मिलते हैं। या मैं नहीं समझता कि वो अपने जमीर के मुताबिक वो फैसले दे रहे हैं। उनको चाहिए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून और आइन की किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक ठीक फैसले है। करें। मेरा वक्त खत्म हो गया। आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। रियासत साहब आपने तशरीफ लाई, खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया और नहीं भी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं।
अब हम बात करेंगे कुछ जंग से मुतालिक, जहां पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया है और ये आलमी तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बन रहा है। ये जो एक अहम गुज़रगाह है उसका नया नक्शा जारी हुआ और जो बहरी हुदूद है उसमें तोसी का ऐलान किया गया ईरान की तरफ से और उसको अमली तौर पर अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत बनाने का एक इंदिया दिया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दिफाई हुदूद को जो है वो बढ़ा के फुजैरा तक बढ़ा दिया गया, जबकि पासदारान इनकलाब की जानिब से ये वाज़े पैगाम दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जितने भी जहाज़ हैं उनको अब बाकायदा कोऑर्डिनेशन और इजाज़त के साथ ही सफ़र करना होगा। अब दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक मिशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद ये जो बहुत अहम तरीन बहरी रास्ता है उसमें फंसे हुए जहाज़ों को निकालना और आज़ादी आमदोरफ्त को यकीनी बनाना, इसीलिए इसका नाम भी जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा गया। अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इसकी वजह से सूरत हाल बहुत कशीदा हो रही है, जहाँ पे ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि एक अमरीकी जंगी जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि खित्ते में ऑयल टैंकर पर मुसलसल जो हमले और मुसलसल वार्निंग्स जो ख़तरात हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं और जो कहीं ना कहीं पे हमें एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं गप जो है वो डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है, जो डायलॉग है वो फ़रोग पा रहा है, उसमें पाकिस्तान की कोशिशें आज भी हमने देखा कि वो उसी तरह से जारी हैं। उसको आलमी तौर पे सराहा भी जा रहा है। जो तजावीज़ आई हैं वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को भेजी गई, पाकिस्तान की तरफ से वाशिंगटन को भेजी गई, मुस्तरद होने के बाद दोबारा नई तजावीज़ आई और उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप का फ़िलहाल ये कहना है कि हम उसको देख भी रहे हैं। वो अलग बात है कि ईरान की तरफ से जो है वो उस पर मज़ीद भी डेवलपमेंट्स जो है वो हमारे पास हैं। इन सब डेवलपमेंट्स पे हम बात करने लगे प्रोग्राम में। सबसे पहले कर रहे हैं डॉक्टर रफ़ीक खान साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन किया रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब। आप दोनों का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नया नक्शा जारी करते हुए जो हुदूद हैं उनको कोहे मुबारक से फुजैरा तक बढ़ा दिया। सर, बीइंग एन एक्सपर्ट, आप ये जो जोग्राफिकल तब्दीली है इसको किस तरह से देखते हैं? और अगर मैं इंटरनेशनल समंदरी कवानीन जैसे कि UN क्लॉज वगैरह की बात करूं तो उसके तहत कोई मुल्क यकतरफा तौर पर अपनी हुदूद को इस तरह से वसी कर सकता है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकतरफा तौर पे तो नहीं कर सकता, लेकिन देखिए वो तो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है कि उसके ऊपर एक इलीगल वॉर इम्पोज की गई है। उसके रिस्पांस में वो अपने एनिमी को एक इकोनॉमिक पेन देना चाहता है। उस सूरत में वो इसका दायरा वसी करते हुए, देखिए उसने अपना एक्सरसाइज कंट्रोल करना है। US या अमेरिकन कह रहे हैं कि हम डिस्टेंट ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एनफोर्स कर रहे हैं। दोनों चीजें लॉ के तो हिसाब से ठीक नहीं है, एक्ट्स ऑफ वॉर है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों में एक टसल शुरू हो गई है। वो चाहते हैं कि हम हुर्मुज़ को खुलवाएं फॉर इंटरनेशनल ट्रैफिक, जबकि ईरान थ्रू द पासदारान इज एनफोर्सिंग द ब्लॉकेड और इंश्योर कर रहा है कि ये मेरा एक कंट्रोल है जो पूरे के पूरे हुर्मुज़ पे एक्सरसाइज होगा और मेरे से पूछेंगे और मेरा प्रोटोकॉल होगा, तो जो जहाज वो फॉलो करेंगे उनको आई विल अलाउ। तो ये देखिए कि दोनों ना अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल हेड ऑन हो गए हैं। अभी हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें अगर कोई US शिप्स हैं या US फ्लैग कैरियर्स हैं और वो उनको गुजरने पे इंटरडिक्ट करता है, यानी कि उनको टारगेट करता है, तो उसके ऊपर फिर US कैसे रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि देखिए US ने अभी तक डायरेक्ट एस्कॉर्ट ऑपरेशंस नहीं शुरू किए। वो कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे। अब वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? जहां से टारगेट किया जा रहा है उसको कोस्ट में टारगेट करें। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। सर, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नए नक्शे के जरिए अपनी हुदूद में तोसी करना, ये इंटरनेशनल ताल्लुकात की ज़ुबान में इसका क्या पैगाम जाता है? सर, क्या ये इलाकाई बालादस्ती इसको हम कंसिडर करें, ये उसका दावा है, या फिर अमेरिका को सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए या प्रेशर बिल्डअप करने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी इस किस्म की कार्रवाई होती है तो 2-3 चीजें मद्देनजर रखी जाती है। सबसे पहले हमें इस डिस्कशन में ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पर दो एनिमीज में एक बहुत कमजोर एनिमी है और दूसरा बहुत ताकतवर एनिमी है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक बहुत कमजोर
के मुकाबले में कोई ताकतवर एनिमी आ जाए और फिर उसको सब्सटेंशियल टाइम भी मिल जाए कमजोर एनिमी को टू कम बैक एंड टू रीग्रुप एंड टू रीऑर्गेनाइज, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मजबूत मुल्क है या मजबूत एडवर्सरी है उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा इन मुस्तकबिल में। इसका मतलब ये है कि कमजोर मुल्क को ऊपर लाया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी कंसीडर हो सकती है। मैं तो इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म में यही कहूंगा कि ये दिस इज सम काइंड ऑफ अ शैडो अलायंस बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड मोर देन दिस बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की नेवी का कोई मुकाबला नहीं है। एट वन एंड देयर इज अ वेरी बिग नेवी और एट द अदर एंड देयर इज नो नेवी एट ऑल। इस वक्त जो ईरान की नेवी की सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि 153 शिप्स ईरान के बहिरा अरब की तहों में गुम हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में किस तरह से ईरान कंट्रोल करेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को? और जो आज हमने सुना यानी एक खबर में कि 2 मिसाइल्स फायर किए गए हैं या 2 प्रोजेक्टाइल्स, आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दोस प्रोजेक्टाइल्स, कितने वो हैवी थे, कितनी उनकी कैपेसिटी थी, कितने वो दूर तक जा सकते थे, क्या वो ओपन वाटर्स में फायर किए गए हैं या वो जहाज़ों को बाकायदा निशाना लेकर फायर किए गए हैं ईरान की तरफ से, या ये कोई स्पेक्युलेटिव अरेंजमेंट है जिसको सर ये फुजैरा के करीब प्रोजेक्टाइल्स ने टैंकर को निशाना बनाया, ये खबर आई है बज़ाहिर। जी, ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब ये जो 2 प्रोजेक्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं ये ईरान की तरफ से खबर है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको डिनाई किया है। ऐसी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेक्युलेटिव न्यूज़ है और ऐसी स्पेक्युलेशंस उमूमी तौर पर आम होती हैं प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर। और ये नक्शे जारी करना और इस तरह से चीज़ों को देखना कि हमने वसी कर दिया है या हमारी अमलदारी है किसी जगह पर, तो इससे यही मैसेज होता है कि हम ओपोनेंट की इंटेंशंस को चेक करना चाहते हैं। हाउ लॉन्ग कैन ही रिस्पॉन्ड, हाउ यू नो उसकी रेडीनेस देखना चाहते हैं कि किस किस्म की है, और जाहिर है कि उसकी नेचर ऑफ रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि वो बड़ा होगा, छोटा होगा, किस तरह से एनिमी रिस्पॉन्ड करेगा अगर मैंने नक्शा जारी कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मिली जुली चीजें हैं इस वक्त। और सर इसमें आपका पॉइंट ये कि कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता यूएस और ईरान की नेवी के अंदर। एक तरफ बहुत एक जाइगेंटिक किस्म की नेवी है, दूसरी तरफ ना के बराबर, ना होने के बराबर एक नेवी है। ये पॉइंट आपका नवीद साहब के पास लेके चलते हैं। सर आप तो एक्सपर्ट हैं, ख़ास तौर पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करूं तो सर अगर कोई कंपैरिजन नहीं बनता, पहले तो ये बताइएगा कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, और दूसरा मुझे इसके हवाले से ये भी बताइएगा कि जो फुजैरा के करीब नामालूम प्रोजेक्टाइल से टैंकर को निशाना बनाया गया, जो बात करें डॉक्टर साहब, क्या ये कार्रवाइयां जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीडम भी लॉन्च हो चुका, तो उसको नाकाम बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, और फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या होगा? मैं यहाँ तक डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों एक दूसरे को वे कर रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट कैपेबिलिटीज अभी शायद इतनी क्लियर नहीं है यूएस को अबाउट ईरान। क्या ईरान वहाँ से जहाज़ों को गुजरने से रोक सकता है? अच्छा, यही चीज़ अब टेस्ट की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। अब अच्छा, ये बात कि नेवी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, एग्रीड, लेकिन देखिए ईरान शिप से तो कोई फंक्शन कर ही नहीं रहा। वो तो अपने कोस्ट से, जो कोस्टल बैटरीज हैं वहाँ से वो एंगेज करेगा। एक दूसरा, उसके पास ड्रोन्स हैं। अब वो जो मिसाइल्स हैं, प्रोजेक्टाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, जो कि मतलब कॉम्बैट यूएवी हम उन्हें कहते हैं, जिनमें के चार्ज भी होता है, और वो जाकर वहाँ पे फट सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं शिप्स को। अब वो किस हद तक इफेक्टिव हैं ये हमें अभी देखना बाकी है कि ये इन्फोर्स करने के लिए ईरान क्या कैपेबिलिटी रखता है और किस हद तक वो इसमें कामयाब होगा। मेरे ख्याल में जो कोस्ट है, देखिए जियोग्राफिकली दे आर लोकेटेड वहाँ पे ऑल अलोंग द कोस्ट, और उनके पास ये एडवांटेज है जो कि यूएस के पास नहीं है। दे आर फ्लोटिंग इन दी अरेबियन सी, और वो वहाँ से अपने डिस्टेंट शिप्स के थ्रू वो ये कर रहे हैं।
अगर इतना ही वो उसको बेदस्तोपा समझ रहे हैं तो दे कैन ब्रिंग इन देयर शिप्स और यहाँ से एस्कॉर्ट करके अंदर से लेकर जाएं पर्शियन गल्फ से। दे हैव नॉट डन इट अप टिल नाउ, टुडे इज द 66th डे। ठीक है ना? तो हमें देखना पड़ेगा अभी कि वो किस हद तक और कहाँ पे ये अपना पूरे का पूरा अगर वो अपना आर्सेनल इस्तेमाल करता है ईरान, और वो किस हद तक इफेक्टिव है। ठीक है। तो अगर वो नहीं कर पाया तो फिर सर्टेनली ये लिवरेज उसका जो हुर्मुज़ पे है वो ख़त्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, नवीद साहब की भी बात आपने सुनी है सर। अब ईरान ने जो सीज़ फायर के जो तजावीज़ भी हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो सीज़ फायर के बदले पाबंदियों के खात्मे और जो मुंजमद असासे उसकी वापसी का मुतालबा किया है। बीइंग एन आयर एक्सपर्ट, व्हाट डू यू बिलीव कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की पॉलिसी को छोड़ के जो ईरान की तरफ से शराइत दी गई हैं उस पर किस हद तक गौर करेगी? हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहते तो ज़रूर सुना कि जो सजेशन आई हैं या जो डिमांड्स आई हैं वो अंडर कंसिडरेशन है और हम उनको देख रहे हैं, बगौर जायजा लिया जा रहा है। तो ये पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अलावा इस पॉलिसी पे आना कितना आसान या मुश्किल होगा? देखिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक ईरान बुनियादी तौर पर डीकपलिंग की पॉलिसी पर चल रहा है कि आप जंग के हवाले से जंग की बात करें और उसमें जो चीजें आपने ऑक्यूपाई की हैं उनकी बात करें और उसको रिजॉल्व करके हम बाकी बातें बाद में करते हैं। अब ये जो 14 पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं इसमें बुनियादी चीज आप देखिए कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, आप मेरे एसेट्स को फ्रीज कर दीजिए, आप मुझ पर से सैंक्शंस हटा दीजिए और आप मेरे बारे में सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए, लेकिन न्यूक्लियर एसेट्स की बात हम बाद में कर लेंगे। अब ये चीज जो है बुनियादी तौर पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस तकरीबन नाकाबिल कबूल इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जंग छेड़ी ही न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में है। आप देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू से अब तक ये बात की है कि आप ना तो बॉम्ब बनाएंगे ना आप वो टूल्स बनाएंगे जो बॉम्ब बनाएंगे, यानी आप ना तो यूरेनियम एनरिच करेंगे ना आप वो टूल्स एक्वायर करेंगे जो आपको प्लूटोनियम तक ले जाएंगे जहां से बॉम्ब बनेगा। तो ये चीजें बुनियादी तौर पर ये तकाजा कर रही हैं कि आप डीकपलिंग कबूल नहीं कर सकते यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रेम ऑफ ये पर्सपेक्टिव में हम देखें तो। और ईरान ये चाहता है कि हम पहले बहीरा हुर्मुज खुलवा लें, इकोनॉमी पर बात कर लें और उसके बाद हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो इस वक्त तातुल है उसको हम खत्म कर दें और उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। अगरचे मैं ये समझता हूं कि देखिए कि जब आपने JCPOA को खत्म किया था उसके बाद से अब तक आपके सामने सिर्फ एक वही पहाड़ खड़ा हुआ है कि JCPOA में वायलेटर कौन है और किसने उस वायलेशन की वजह से मुआहिदा खत्म किया है। अब आप देखिए कि जिसने यूरेनियम ज्यादा एनरिच किया है उसी ने वायलेशन की है ना। यानी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑन ग्राउंड यही सूरत हाल है, लेकिन दुनिया में सर यूरेनियम एनरिचमेंट तो JCPOA से बाहर निकलने के बाद ज्यादा हुई थी सर। IAEA ने बार बार रिपोर्ट किया कि JCPOA के अंदर रहते हुए ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट जो सिविलियन पर्पसेस हैं 3%, 2.97 था या 6.7 था, गालिबन मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा एनरिचमेंट नहीं की थी सर। देखिए ईरान ने बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जो कि IAEA ने रिपोर्ट की हैं। इसके अलावा उन्होंने वो कैमरे जो IAEA ने इंस्टॉल किए थे उनकी यानी फैसिलिटीज में वो उतरवा दिए थे और जिसके जरिए से IAEA बराह रास्त मॉनिटरिंग करता था। उसके बाद ईरान के ऊपर ये कदगन लगाई गई थी कि आप नतान्स के अलावा दूसरी फैसिलिटीज को डेवलप नहीं करेंगे, एनरिचमेंट के लिए उन्होंने कर ली थी। ठीक है। अच्छा। तो ये चीजें जाहिर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वायलेशन हो रही है और जब आप बिगिन करें तो फिर आपने जब लो लेवल के सेंट्रीफ्यूजेस आप यूज कर रहे हैं और आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी है कि आप हाई लेवल के मॉडर्न सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल नहीं करेंगे फर्दर एनरिचमेंट के लिए, तो फिर आपने वो क्यों खरीदे, क्यों इस्तेमाल किए और क्यों आपने 60% तक अचीव किया यूरेनियम को, ये उनकी एक्यूजेशंस है ईरान के बारे में। तो ये चीजें यानी मददगार बनी है अमेरिका के JCPOA से निकलने में। तो ऐसी सूरत हाल में
डीकपल नहीं कर सकते कि ईरान ये कहे कि मैं यूरेनियम की बात बाद में कर लूंगा। अमेरिका के लिए यूरेनियम की बात पहले है क्योंकि उससे बॉम्ब बन रहा है। चलें ठीक है। अच्छा नवीद साहब, अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में हम बात करते हैं सर। उसके तहत तो ये खबरें आ रही है कि 15,000 फौजी और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स लाने का ये ऐलान किया गया, जबकि ईरान ने दूसरी तरफ फिर उसके बदले में ये कहा कि हम तो उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे और ये रोकने की वार्निंग भी दी गई है ईरान की तरफ से। अब सर क्या हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बहुत बड़े किसी टकराव, एक नेवल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं? जी, जैसे मैं पहले भी आपको अपने जवाब में बता रहा था कि देखें एक दूसरे को वे किया जा रहा है, उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज को फैदम किया जा रहा है कि क्या आया उसके पास ये सब वेरविदौल है कि वो ईरान अपना कंट्रोल ऑन दी होर्मुज पूरी तरह एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं। अब अगर इस सूरत हाल में जहाज जो पर्शियन गल्फ में काफी दिनों से फंसे हुए हैं, उनको अगर वो कहता है कि वो वहां से मूव करें टुवर्ड्स अरेबियन सी थ्रू आबनाए हुर्मुज, तो वो उनको कैसे प्रोटेक्शन देगा अगर वो खुद अंदर नहीं आते फिजिकली? तो फिर वो डिस्टेंट प्रोटेक्शन ही दे सकता है। तो डिस्टेंट प्रोटेक्शन में उसके हवाई जहाज इन दी एयर होंगे जो कि उसको एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल दे रहे होंगे उन जहाज़ों को जो वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ से उन जहाज़ों को, जो जहाज़ हमारा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, नहीं निकलने देंगे, देयर बाय मीनिंग वो उनको टारगेट करेंगे। अब जब वो टारगेट करेंगे उन जहाज़ों को जो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, तो फिर वो हुर्मुज यानी कि नहीं खुलेगा। और फिर देखना पड़ेगा कि अमेरिकन नेवी और वो जो सारा अपने इक्विपमेंट के साथ वहां बाहर है, वो कैसे इन जगहों को, पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करती है जहां से ये थ्रेट एमिनेट हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं इस सेगमेंट की, डिप्लोमेटिक साइड की तरफ भी चलते हैं सर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया जा रहा है और जिस सतह के राब्ते हम देख भी रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। अब आज हमने देखा कि अमेरिका का जो ईरानी अमला है वो पाकिस्तान के हवाले करना, ये कितना बड़ा एक इकदाम लगता है आपको? क्या ये CBM है, नहीं है? और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का क्या वो वाहिद मुल्क बन के सामने आ रहा है जो कि दोनों फरीकेन के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है? How significant is that? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन बहुत ही नाजुक भी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और जाहिर है कि एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी कंधों पर है जहां पर आपने जंग को भी रोकना है, रीजन को एक आग से बचाना है। तो ऐसी सूरत हाल में और ख़ास तौर पे जब आपके नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे मुल्क बैठे हैं जो कि आपकी तमाम किसी भी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो इस मामले में तारीफ के मुस्तहिक हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब। ताहम मीडिएशन के बारे में ये याद रखना चाहिए कि मीडिएटर बस इतना ही कर सकता है कि वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो आपको ऑप्शन दे दे, अग्रीमेंट में अपना इनपुट दे दे, आपको टेबल पे बिठाने के लिए बार बार आपके पास आ जाए, शटल डिप्लोमेसी करता रहे। तो इसके अलावा मेरा ख्याल ये है कि कोई जब तक दोनों पार्टीज के अंदर विल नहीं होगी बैठने की और एक दूसरे को सुनने की और दुनिया को एक तवील जंग से रोकने की और जो इकोनॉमिक बहरान आ रहा है उससे रोकने की, तो अगर विल नहीं होगी तो मेरा ख्याल ये है कि मीडिएटर की वो कोशिशें रायगा जाने का अंदेशा भी रहता है। मेरा वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर रफीक खान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने की। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।